जी हम उसको मारेंगे, सीज फायर इज कंटिन्यूइंग। तो हम्म। इसमें हो क्या रहा है कि जो एक इमेज बिल्डिंग अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट हो रही है कि दे आर नॉट केपेबल, दे आर नॉट, मतलब दे डोंट पुट देयर गाइज इन द हार्म्स वे। वो अपनी इतनी डरपोक सेना को लेकर वहां पर हैं कि वो अंदर नहीं घुस पा रहे हैं कि ईरान की किसी भी जगह पे स्पेशल ऑपरेशन 82nd डिव जो है उनकी स्पेशल एक्शंस के लिए वहां पे पिछले 4 महीने से है। बट हम्म। एक भी एक्शन खार्ज में, या चलो अब पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि बंदर अब्बास को भी वो मेनलैंड से कट ऑफ करना चाह रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो चाह रहे हैं कि बंदर अब्बास को भी हम खार्ज की तरह, जो कि एक मेजर उनका पोर्ट है बंदर अब्बास, बहुत हम्म। क्रिटिकल है, मोर क्रिटिकल देन खार्ज आइलैंड। क्योंकि हम्म। खार्ज आइलैंड पे तो सिर्फ पेट्रोलियम स्टोरेज है, बंदर अब्बास इनकी जुगलर नर्व नर्व समझ सकते हैं हम। तो उसको कट ऑफ किया है, उसका मेन कनेक्शन विद ईरान से कट ऑफ किया। तो कुछ स्टडीज चल रही होंगी, लेकिन ये जो इमेज बिल्डिंग हो रही है अगेंस्ट ट्रंप, उसको लेके वो इरिटेटेड है। उसने कुशनर को या विटकॉफ को बोल रखा है कि आपको जो बातें करनी करो, लेकिन पेंटागन को आदेश है कि अगर अमेरिकन सोल्जर मरे हैं तो आपको इसका जवाब देना चाहिए इनटू सम 10 टाइम्स कि इस तरह। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ अननोन रीजन जो रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स अमेरिकन फोर्सेस अभी भी दे रही हैं, वो उस लेवल की नहीं है जितना हम एज अ मिलिट्री गाय आई कैन टेल यू कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम्म। और तहस नहस करना चाहिए था पास आइलैंड या बुशेर प्लांट्स को, जिससे इनकी नर्व सिस्टम, बिकॉज आईआरजीसी इज अनस्टॉपेबल, वो नहीं रुकने वाले हैं। वहीदी इज अ रोग गाय, उसको मुसाद और सीआई एलिमिनेट नहीं कर पा रही है अभी। वहीदी जब तक आईआरजीसी के टॉप पे रहेगा तब तक आईआरजीसी इस तरह की बेवकूफियां करेगी, बिकॉज ये उनके वजूद का सवाल है। और इस वजह से वो ये शिपिंग को हिट करते रहेंगे डिस्पाइट ईरानियन गवर्नमेंट एक्सेप्टिंग कि हम हॉर्मुज को 60 दिन तक फ्री रखेंगे, उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन नहीं जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस में ही जाएगा। ये 60 दिन के बारे में ये बातें नहीं थी, ये बातें थी 60 दिन के बाद कि डील हो जाएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि टोल लेना है कि नहीं, हम हमारे पास आपको जहाज रजिस्टर करने के नहीं। यू कैन नॉट वायलेट यूएन क्लॉज कि इंटरनेशनल शिपिंग के लिए हॉर्मुज में, डिस्पाइट हॉर्मुज, लेट मी टेल यू आकाश, टेक्निकल ज्ञान, कि हॉर्मुज टेरिटोरियल वाटर है ईरान और ओमान का, क्योंकि उसकी विड्थ इतनी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से उतनी विड्थ टेरिटोरियल वाटर ऑफ द नेशन मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही ये क्लॉज है कि इस टेरिटोरियल वाटर से भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर इंटरनेशनल शिपिंग शैल बी परमिटेड। तो डिस्पाइट ट्रम्प बार बार कहते हैं कि जी वो इंटरनेशनल वाटर्स है, नहीं, हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर नहीं है। लीगली वो ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, जहां से इंटरनेशनल शिपिंग अबाध तरीके से चलनी चाहिए एज पर दी यूएन कन्वेंशन ऑन हम्म। शिपिंग रूल्स। तो इस वजह से ये सारा क्या, आईआरजीसी को इतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। उनके स्प्लिंटर ग्रुप्स ने ये कसम खा रखी है कि जी ये युद्ध चलते रहना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि उनका इतना, आई टोटली एग्री विद माई को पैनलिस्ट कि अमेरिका हैज बीन अ वेरी टफ गाय, वेरी बैड फॉर इंडिया। लेकिन क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वर्सेस ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं? ये एक बड़ा मेजर, आपने ठीक कहा कि इसमें तो पूरा आपको वो चलाना पड़ेगा सीरीज टू सी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वर्सेस ट्रम्प फॉरेन पॉलिसी, इट्स अ वेरी मेजर डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा थोड़ा सा, इसमें आई मे साउंड अ लिटिल बायस्ड, कि पैसे का इंडिया को प्रॉब्लम हुआ, हमारी गैस की सप्लाई, हमारी एनर्जी की सप्लाई, हमारी इन्फ्लेशन, डॉलर का पैसा थोड़ा बढ़ा, लेकिन ये सब टैंजिबल है इसलिए हम बातें कर रहे हैं। लेकिन खमैनी, वहीदी और उनके 3H और उनके इंक्लूडिंग इंडिया कनेक्शंस, उनकी जो आइडियोलॉजी है रेडिकलाइज्ड इस्लाम की आइडियोलॉजी से इंडिया उतना ही प्लेग्ड हो रहा था जितना जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनलैंड अमेरिका, जो आज से 25 साल 50 साल के बाद पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने का खमैनी का आइडिया था, जो ग्लोबल उनका एक अम्ब्रेला था टू क्रिएट रेडिकल लेफ्ट इस्लाम। और जिसके सामने जो भी आएगा, जो भी कंट्री इररिस्पेक्टिव, उसको हम किसी न किसी तरह से पेनिट्रेट करके, नेटवर्क स्थापित करके, और ऐसा कर देंगे कि लंदन का मेयर अगेंस्ट क्रिश्चियंस बोल सकता है, न्यूयॉर्क का मेयर, दैट मंडानी कैरेक्टर, मीरा नायर का लड़का, वो कुछ भी उठपटांग बातें कर सकते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को क्रश करने के लिए अमेरिका जैसे नेशन ने, जिसको आई मे नॉट लाइक अमेरिका, ऑल राइट, अमेरिका में भी वर्किंग अगेंस्ट मी कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका इंडिया से डरता है कि जितना मेजर इमर्जिंग पावर इंडिया है, उसको काउंटर बैलेंस करने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान को प्रमोट करते रहो।
चाइना सीपीईसी क्यों बना रहा है? इंडिया को काउंटर करने के लिए। ये बात इंडियंस को समझनी चाहिए, जो कहते हैं कि जी देखो अमेरिका से लड़ाई हो गई, चाइना से लड़ाई हो गई। यस, अमेरिका चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ इंडियन ग्रोथ, इंडियन डेवलपमेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ग्लोबली हो रहे हैं। हम इसको कितना मैप कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी बुद्धि और कितना वक्त है और हम कितने नेशनलिस्टिक हैं। जी आकर्ष। जी जी सर, लेकिन सवाल वही रह गया कि ये जो सीज फायर की जो डिमांड रखी है, यूएस ने रखी है, इसके पीछे उनके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या अब वो जंग से घबरा रहे हैं और अब रोकना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है? बिकॉज आज ही की खबर है कि उन्होंने 10 दिन का सीज फायर प्रपोज किया कतर के साथ मिलके, एंड हुआ कुछ भी नहीं। ईरान को अपर हैंड मिल गया ग्लोबल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, कि ईरान ने मना कर दिया कि अब हम सीज फायर नहीं करेंगे। तो इसके पीछे का स्ट्रैटेजी मैं समझना चाहूंगा। तेजावत जी, पहले आपके कमेंट्स लेते हैं, फिर शायद से आपके पास वापस आएंगे। देखिए, अगर अमेरिका जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहा है तो सबको ये समझ में आता है कि ये उस तरीके की पारंपरिक लड़ाई नहीं है जैसा कि उन्होंने ईरान पे की थी, जहां कुछ दिनों में मामला खत्म हो गया था, और न उस तरीके की है। इसमें अमेरिका एक खास अलग स्ट्रेटजी निभा रहा है, क्योंकि ईरान बहुत ही ताकतवर देश है, क्योंकि उसकी सेना अगर हम कहें तो उसका टॉप 10 में या टॉप 20 में उसका नंबर है। तो ऐसे में उसको वैसे उन तरीकों से नहीं हराया जा सकता जैसे कि इराक को हराया था या बाकी मिडिल ईस्ट के देशों को यूनाइटेड स्टेट ने कब्जे में लिया है। तो उनकी नीति है कि पहले उसे आर्थिक तौर पर अंदर से तोड़ा जाए, और जब वो कमजोर हो तब उस पर हमला किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि उसका सब कुछ अर्थव्यवस्था को खत्म करके आप बीच बीच में जो यूनाइटेड स्टेट के जो फोर्सेज वो बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो अभी स्ट्रेटजी है। दूसरी बात ये कि इसको काउंटर करने में इस बार ईरान सफल रहा है। उसने ये बता दिया है कि दरअसल मिडल ईस्ट में अगर तुर्की बोलेगी तो वो ईरान की बोलती रहेगी, और हॉर्मुज एक ऐसा उसके हाथ में हथियार है कि अगर यूनाइटेड स्टेट चाहें तब भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर करना चाहता तो अब तक कर लिया होता, और कब्जा कर भी लेगा तब भी वह कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से गोलीबारी होगी अगर तट से या कहीं और से, वहां पे इतनी माइंस बिछा लेंगे कि वहां से जहाज का जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुल मिला के पॉसिबल नहीं है उनके हाथ का, और बूट्स ऑन ग्राउंड हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हुए तो ये वियतनाम से भी बड़ी 10 गुना भयानक गलती साबित होगी। तो अमेरिका एक फंसा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरी बात ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो अगर इस हालत में अगर वापस यूनाइटेड स्टेट लौटते हैं तो डेमोक्रेट्स पूछेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे रिपब्लिकन, वो भी मेरे दोस्त हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलते रहते हैं, तो वो खुद उनकी पार्टी के लोग ही पूछेंगे कि आप बताइए कि प्रेसिडेंट ओबामा से आपने जो डील की ईरान के साथ वो बेहतर कैसे है। प्रेसिडेंट ओबामा ने एक सम्मानजनक डील कर ली थी, जिसके बाद में एक मिनिमम एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी। तो वो कहेंगे कि आपने इतना रुपया खर्च किया, उसके बाद में आप लौट रहे हैं, तो हासिल करके क्या लौट रहे हैं। ये खासकर तब जब अमेरिकन टैक्स पेयर्स उसका पैसा भर रहे हैं और उनको एक अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो वो टैक्स पेयर कहेंगे कि आपने हासिल क्या किया। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप में आप एक अजीब सी मतलब बौखलाहट देखते हैं कि वो कभी कहते हैं कि वो हॉर्मुज पे टोल लगाएंगे, कभी कहते हैं कि सारा जो युद्ध में बर्बादी हुई है उसका पैसा मिडिल ईस्ट के देशों से ही वो वसूलेंगे। वो बेसिकली ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अमेरिकन जनता को ये सेटिस्फाई कर सकें कि देखिए हमने खोया कुछ नहीं है, हम जितना भी खोया है हम वापस वसूल करके आ रहे हैं। पर ऐसा इतना आसान नहीं है, और इसीलिए अभी की जो लड़ाई थी उसमें जो जीतता हुआ ईरान दिख रहा है, ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका एक महाशक्ति है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, यहाँ तक कि चीन और रूस भी नहीं। अगर दोनों की भी अगर नेवी एक साथ मिल जाए तब भी यूनाइटेड स्टेट का मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। पर ईरान की जीत इसी में है कि दरअसल इतने बड़े ताकतवर देश के सामने वो टिका हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट की हार यहीं पर है। तो जब वो कुछ हासिल ही नहीं कर पा रहा है तो अभी वो ठीक ही कर रहा है कि वो कह रहा है कि 10 दिन का सीज फायर, पर ईरान तो पहले भुगत चुका है कि ये अमेरिका इसको स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ईरान को तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वह यहाँ पे अमेरिका को बता देना चाहता है, ताकि वह जब बातचीत या कुछ भी हो तो वहाँ वह दबाव महसूस न करें। आकर्ष साहब जी।
जी सर, आपने अपने आप ही मुझे मेरे अगले सवाल की तरफ डायरेक्शन दे दी, रशिया और चाइना का जिक्र करके, क्योंकि अब रशिया बहुत ज्यादा परेशान है। यूक्रेन वॉर वहां चल रही है, यूक्रेन बार बार उनके प्लान्स को हिट कर रहा है, ऑयल एंड गैस प्लांट्स को हिट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब चाइना ने भी, जैसे ही ये सीज फायर खत्म हुआ था, यूएस ने अटैक किया था ईरान पे, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया था डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान का। और जब से ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से, तब से ये रिपोर्ट्स तो आई नहीं है कि चाइना जो है वो ईरान की मदद करता है बाय गिविंग देम सैटेलाइट इमेजेस और उन्हें इंटेलिजेंस देके। तो शायद साहब मैं ये समझना चाहूंगा कि अब रशिया पे प्रेशर पड़ रहा है, इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ रहा है उनकी, तो क्या अब वो और ज्यादा एक्टिव होके रशिया और चाइना मिलके इस जंग में कूदेंगे और ज्यादा सपोर्ट देंगे ईरान को, मोर एक्टिवली कंपेयर टू व्हाट दे वर गिविंग इन मार्च एंड अप्रैल? आकर्ष, कुछ वक्त लूंगा, 1 मिनट। जी। मेन स्ट्रीम मीडिया, अनलाइक सोशल मीडिया, जब वो किसी सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो लॉट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट स्टिल इज देयर सारे लोगों पे। तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और मैं उसी को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपने 3 बार एक सवाल पूछा तो मैं उस पर हल्का सा अब क्लैरिफिकेशन, आई वाज वांटिंग टू अवॉइड इट, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या अमेरिका एज अ स्टेट ने कोई सीज फायर एक्सटेंशन की बात नहीं की है। ये जॉर्डन और कतर का कॉल है। जॉर्डन और इराक पे जो पिछले 3 दिन पहले हमले हुए हैं, उस पे जॉर्डन और कतर ने जॉइंटली अप्रोच किया है ईरान को फॉर अ सीज फायर। ओके। एक तो देयर वाज नो रिक्वेस्ट फ्रॉम अमेरिका और पेंटागन फॉर द सीज फायर। सीज फायर होल्ड्स गुड, जैसा कि मैंने शुरू में बोला। दूसरा कि चाइना एंड रशिया एक एक मुद्दे को लेकर डायरेक्ट इस जंग में नहीं आएंगे। चाइना को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बीजिंग में 1-to-1 जी को बताया है कि वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी। तो ताइपेई आपके पास रहेगा। वहां से वापस लौटते ही ट्रंप ने वो $बिलियंस की डील, डिफेंस डील, जो ताइवान के साथ करने के लिए उनके टेबल पे रखी थी बिफोर ही केम टू बीजिंग, जाते ही उन्होंने उसको कैंसिल, मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ही रिपोर्टेड व्हाइल ऑन एयरफोर्स 1, जब वो बीजिंग से वापस फ्लाई कर रहे थे, रिपोर्टर ने पूछा कि उस डिफेंस डील विद ताइवान का क्या हुआ। उन्होंने बोला आई हैव नॉट टेकन अ डिसीजन। वापस व्हाइट हाउस पहुंच के उन्होंने उस डील को रद्दी में डाल दिया। तो चाइना इज इंप्रेस्ड। चाइना ने ये प्रॉमिस किया था जी ने ट्रंप को, और ट्रंप ने इसको अनाउंस किया था कि जी विल नॉट एंटरटेन एनी मिलिट्री रिक्वेस्ट फ्रॉम ईरान डिस्पाइट लूजिंग एनर्जी। एक और जब तक रशियन ऑयल को ट्रंप, दोनों जो मेजर रशियन ऑयल सेल्स कंपनीज हैं, उनको सैंक्शन के बाहर रखता है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई हॉर्मुज से रुकी हुई है, तो दुनिया को ईज आउट करने के लिए ट्रंप ने एक डबल गेम खेला कि चलो रशियन ऑयल कंपनीज, बिकॉज ट्रंप का पुतिन के साथ जो इक्वेशन है और ट्रंप के जो बिजनेस इंटरेस्ट है मॉस्को में, वो इंटेंस है, इंक्लूडिंग ट्रंप्स फैमिली। तो उसने उन दोनों मेजर ऑयल सैंक्शंस को, जो कि पहले लगाए गए थे, अभी रिलीज किया हुआ है। और उससे रशिया ठीक ठाक रिकवर किया अपने यूक्रेन के लॉसेस को मॉनेटरी फॉर्म्स में। अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 दिनों में यूक्रेन ने कुछ ईयू से और कुछ चाइना से लेके लॉन्ग रेंज ड्रोन से रशियन ऑयल रिफाइनरीज, जो कि 40 से 50 हैं रशिया के अंदर, उसमें से 25 के आसपास आकर चाइनीज ईरानियन ड्रोन्स ने तहस नहस कर दिए हैं। स्टेट यहां तक पहुंच गई है कि रशिया क्रूड तो बेच रहा है, बट रिफाइंड ऑयल, जो कि उसको अपने मिलिट्री के लिए चाहिए टू कंटिन्यू फाइटिंग इन यूक्रेन, वो इंडिया से वापस जा रहा है। इंडिया क्रूड ले रहा है, रिफाइन कर रहा है इंडियन रिफाइनरीज में, और रशिया को वापस बेच रहा है। सिमिलरली यूएसए के थ्रू हम वेनेजुएला के जो ऑयल ले रहे हैं पिछले कुछ 1 महीने से, उसका कुछ पोर्शन रशिया को हम रिफाइन करके दे रहे हैं। तो रशिया का जो ऑयल और इकोनॉमिक रिकवरी है बिकॉज ऑफ द वॉर, इसलिए वो डायरेक्टली यूएस को इस वॉर में ईरान को हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने 4-5 दिन पहले जो अपना डूम्स एयरक्राफ्ट भेजा था, उसके बाद आपने देखा होगा कि बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स हो रही हैं कुछ जगहों पे गल्फ में ईरान के द्वारा, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो TU-214 का है, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे चलता है, और उसने वो मुद्दा सॉल्व कर दिया था IRGC का, जो 28 फरवरी के बाद से उस दिन तक इनका मेन चैलेंज था कि IRGC की सीनियर लीडरशिप जो ऑपरेशंस कंट्रोल करती है, वो आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब तक वॉर चल रही थी सीज फायर से पहले, तब तक वो फिर भी एम्बुलेंस में इधर उधर जाके फिजिकली मिल लेते थे। जब वॉर रुक गई तो एम्बुलेंस का मूवमेंट कम हो गया था तेहरान एंड उसके सराउंडिंग एरियाज में। तो IRGC की वॉर इन्वॉल्विंग जो सीनियर लीडरशिप बची थी वाहिदी के अंडर में, ना ये फोन कॉल्स, ना जूम कॉल्स, ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बिकॉज इनको अपने लोकेशन आइडेंटिफिकेशन का खतरा था कि ये मार दिए जाएंगे।
इस प्रॉब्लम को TU-214 ने कुछ घंटे तेहरान में रहते समय इनको एक्सेस दिया है कि आपको जो रीग्रुपिंग करनी है कर लो, और उसके बाद से जो अटैक्स हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में उनका पूरा पैटर्न चेंज हो गया। आकाश, मैं और बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी, उसके बाद वो एयरक्राफ्ट वहां से बीजिंग गया। वो एयरक्राफ्ट बीजिंग के लिए फ्लाइट प्लान नहीं करा हुआ था, तो तेहरान से किसी इंसान को लेके बीजिंग गया, या कुछ 400 का कोई आइटम उठा के बीजिंग लेकर चला गया अचानक, या कुछ और, वी डोंट नो। तो ये एक टैक्टिकल मेजर मूव जो सरप्राइज की तरह अमेरिका और इजराइल को आया है, दिस नीड्स टू बी रेड अ लिटिल मोर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.